हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस ज्ञानी। मैं हूं आपके साथ में उर्वशी सिंह और वक्त चला है मार्केट मूवर्स का, जहां पर हम बातचीत करेंगे शेयर मार्केट की खबरों की। आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, लंबा वीकेंड होने वाला है, तो उससे पहले आपको क्या रणनीति बना करके चलनी है बाजार से, अब क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए रखी जा सकती है, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश मेंटर रिसर्च सर्विसेज के फाउंडर एंड हेड रिसर्च। अविनाश सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। हाँ, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम सर के साथ आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए पोल पर जो सवाल लगाया गया है वहां पर जाइए। जब आप अपने सवालों को पूछने जा रहे हैं तो एक ऑप्शन को वहां पर पिक कीजिए, उस पर वोट कीजिए। इस सेशन क्लास में हम सर से भी समझेंगे कि उनका नजरिया आपकी वोटिंग रिजल्ट्स को लेकर के क्या है। सवाल है कि लॉन्ग वीकेंड से पहले बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप क्या रणनीति बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प हैं। प्रॉफिट बुकिंग करके निकलने के बारे में हम सोच रहे हैं, हेज करके पोजीशन रखेंगे, फ्रेश बाइंग करेंगे, या फिर मार्केट से फिलहाल दूरी ही बेहतर लग रही है आपको। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी वोटिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाजार की तरफ अगर चले तो कल बाजार ने जो है इंट्राडे में एक नया हाई बनाया। उसके बाद अगर क्लोजिंग की बात करें तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो है बढ़त में ब्रेक लगता हुआ नजर आया है। निफ्टी की बात करें तो 23,852 के लेवल पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 330 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है बाजार की शुरुआत हुई है। अविनाश सर, आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं सर बाजार? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि बाजार में जो सबसे बड़ा अभी चैलेंज है वो क्रूड ऑयल प्राइस से रिलेटेड है। आई थिंक अभी हम 120 121 डॉलर का प्राइस देख रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से मार्केट्स को चिंता है कि आज ट्रम्प साहब ने वो ईरान का जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया है। और जी। नॉर्मली जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं वो वीकेंड पे आते हैं कि बाजार में ऐसा माना जा रहा है कि अभी वो क्या सीज फायर का नया प्रपोजल देंगे। और जब हम्म। तक क्लैरिटी आती नहीं है बाजार में तब तक मेरे ख्याल से मार्केट्स नेगेटिव बाय से ही ट्रेड करेंगे। कहीं न कहीं मार्केट को चिंता है कि रुपया भी अभी वीक हो चुका है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, प्लस एफआईआईज़ की बिकवाली हो रही है। तो हम्म। डेफिनिटली देखिए, नतीजों का सीज़न है तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही मेरे ख्याल से मार्केट्स फोकस में रखेगा। बट कहीं न कहीं मेरे ख्याल से मार्केट का बायस नेगेटिव रहेगा जब तक वॉर के ऊपर कोई क्लैरिटी आती नहीं है। तो मार्केट का व्यू अभी फिलहाल के लिए थोड़ा वोलेटाइल ही रहेगा। मार्केट क्लैरिटी के लिए थोड़ा-सा एक 2-3 दिन की वेट करेगी और उसके बाद आगे आज शाम को तो एग्जिट पोल्स भी आने वाले हैं, तो उसका भी असर हम्म। आपको शायद अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। ओके सर, यहाँ से हम ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि अभी हम काफ़ी लंबे समय से ये भी सुन रहे हैं कि ईरान की तरफ से प्रपोजल भेजा गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से उसको रिजेक्ट किया है, और कल फेड की मीटिंग का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद से जो है हमने लगातार देखा है कि ब्रेंट क्रूड पे भी जो है एक जंप आते हुए नजर आया है, कमोडिटीज़ पे भी प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि जब तक ये सारी चीज़ें जो है वो कूल ऑफ नहीं होती है, ब्रेंट क्रूड इससे ज़्यादा अपसाइड हमें दिखा सकता है? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से क्रूड तो ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से भागा है। 107 जी। 8 डॉलर से अभी 120 21 डॉलर हो चुका है। 25 तो मान के जी। चलिए अगर 8-10 दिन में कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकलता नहीं है तो मार्केट डेफिनिटली थोड़ा-सा रेस्टलेस होगा। ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके हैं, सीज़ फायर की बातें हो रही है, लेकिन कोई कंक्लूसिव सॉल्यूशन आया नहीं है। तो अगर मान के चलिए जी। 8-10 दिनों में कुछ होता नहीं है, तो क्रूड वापस बढ़ सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि क्रूड जो 120-21 डॉलर है वो 125 130 डॉलर भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो घबराहट है मार्केट में, वो यही है कि वापस अगर वॉर चालू हो जाती है तो उसका असर नेगेटिव होगा। तो आई थिंक इसके लिए आपको एक हफ्ता 10 दिन और वेट करना पड़े, क्योंकि उसके बाद मार्केट्स में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि वॉर खत्म होने वाला है या चालू रहेगा। ओके, इंडिकेशन तो ऐसे नज़र आ रहे हैं सर कि ये जो सिचुएशन है और ज़्यादा लंबी खिंचने वाली है। अभी ब्रेंट क्रूड अगर हम देखें 125 पर ऑलरेडी चल रहा है। सर, बैंक निफ्टी के बारे में भी समझना चाहेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है यहाँ पर भी जो है अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आप यहाँ पर भी देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से अभी लेवल्स को प्रेडिक्ट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा, बट एक बात मैं कहूँ कि इन द शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों ही ऐसे लेवल पे है कि अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज़ आता है, मान के चलिए कुछ सॉल्यूशन निकलता नहीं है, तो फिर जी। वापस ऊपर के लेवल पे तो जाना मुश्किल है। नीचे के लेवल पे तो मुझे लगता है कि निफ्टी को 23,800 और बैंक निफ्टी मुझे लगता है जिस लेवल पे है, वहाँ से और एक 5 या 6% की गिरावट पॉसिबल है। तो कहीं न कहीं मेरे ख्याल से जो ट्रेडर्स हैं, उनको थोड़ा-सा सावधानी के साथ अपनी पोज़ीशंस बिल्ड करनी चाहिए। और इन्वेस्टर्स के लिए भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको पोज़ीशंस बिल्ड भी करनी है, तो टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदिए।
क्योंकि वोलेटिलिटी से हमको पता नहीं बाज़ार और कितना नीचे जाएगा, तो वो बात ध्यान में रखें। चलिए ठीक है, तो ट्रेडर्स जो हैं अपनी पोज़ीशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करके चलें। अगर इन्वेस्टर हैं आप, थोड़ा-सा आप शॉर्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, ये सलाह आपको दी गई है। अब सर यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो वीकेंड है ये काफ़ी लंबा खिंचने वाला है। आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, आपने कहा कि इंडाइसेस के बजाय अगर हम थोड़ा-सा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखें तो वो अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। बाज़ार को लेकर के क्या इस लॉन्ग वीकेंड में कोई पोज़ीशन को कैरी किया जा सकता है या फिर अभी बाज़ार को जो है थोड़ा-सा वेट एंड वॉच की कैटेगरी में ही देख कर के चलें? नहीं, आई थिंक देखिए बाज़ार में कोई जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक वीकेंड पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। अभी तो हुँ, आज शाम को तो हुँ, आपको इलेक्शन के ट्रेंड्स पता चलेंगे। तो 4th मई को तो फाइनल रिज़ल्ट आएगा और देखिए जब तक क्लैरिटी आती नहीं है तब तक वीकेंड पे कोई भी पोज़ीशन लेना थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी कोई जल्दबाज़ी मत करिए। अभी तो मेरे हुँ, ख्याल से कुछ भी क्लैरिटी नहीं है और उसी कारण से मार्केट्स वोलेटाइल और अनसर्टेन है। तो बेटर टू हुँ, बी लिटिल लाइट क्योंकि अगर मान के चलिए सैटरडे या संडे को ट्रम्प साहब कुछ और लिखते हैं और कुछ और नेगेटिव सरप्राइज़ उनके तरफ से आता है, तो मार्केट इसको डेफिनिटली नेक्स्ट वीक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेगी। तो बेटर टू स्टे लाइट मुझे लगता है कि कोई जल्दबाज़ी करके अभी पोज़ीशंस ऐड ना करें। चलिए ठीक है, तो मार्केट में कॉशियस अप्रोच के साथ ही आप लोग जो है वो ट्रेड कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, जल्दबाज़ी में पैसा नहीं गँवाना है। सर यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि रेट कट को जो है स्टेबल रखा गया है। यहाँ पर तीसरी बार ऐसा है कि जो है इसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं एंड जब ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद हमने देखा कि 1% जो है वो गोल्ड में भी गिरावट हमें देखने को मिली और चाँदी की बात करें तो उसमें भी जो है लास्ट के 2 दिन ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि प्रेशर आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से क्रूड बढ़ रहा है और जो भी सिनेरियोज़ बन रहे हैं ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में, उससे और ज़्यादा प्रेशर कमोडिटीज़ पर आएगा? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से सिलेक्टिवली आएगा क्योंकि अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में जो तेज़ी आई थी वो इसलिए थी क्योंकि हुँ, सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली अपना इन्वेंटरी को ऐड कर रहे थे। सिल्वर में भी बहुत अच्छी तेज़ी थी, बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुँ, देखने को मिली। तो अभी हुँ, एक भयंकर और बड़ी तेज़ी तो मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर में इमीडिएटली तो रूल्ड आउट है। बट मैं कहूँगा कि हुँ। जिनको अपने पोज़ीशंस हेज करने हैं, तो डेफ़िनिटली गोल्ड और सिल्वर में डेफ़िनिटली लॉन्गर टर्म में तो पैसा अच्छा बनेगा बट थोड़ा-सा धीरे ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा और दूसरे कमोडिटीज़ है जैसे कि मेटल्स में फेरस, नॉन फेरस है, कॉपर है, ज़िंक है, हुँ, यहाँ पे मुझे लगता है कि डिमांड सप्लाई विल प्ले आउट। तो कहीं न कहीं देखिए आपको कमोडिटीज़ पे फ़ोकस रखना ही होगा क्योंकि रुपया आई मीन करेंसी जब डेप्रिशिएट होती है तभी हुँ। कमोडिटीज़ के उसका ऊपर भी उसका असर आता है। तो मुझे लगता है कि कमोडिटीज़ में हम न्यूट्रली पॉज़िटिव है, बट अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर एटलीस्ट सामने कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़े कुछ स्टॉक्स पर आप आपसे सर राय जानेंगे, उससे पहले यहाँ पर हमारे एक दर्शक का सवाल आया है, उस पर आपकी सलाह ज़रूर लेना चाहेंगे। मोहम्मद आबिद जी हैं, कह रहे हैं 2900 में इन्होंने एंट्री ले ली है अभी जो है इनका 10,000 का लॉस चल रहा है। क्या गाइडेंस रहेगी सर आपकी? इन्होंने कौन-सी कंपनी खरीदी है? सर इन्होंने आई थिंक मेंशन नहीं करा है। आबिद जी आप जो हैं थोड़ा-सा इसको और फ़ॉलो अप करके लिख लीजिए कि आपने जो है ये ट्रेड कब लिया था, तो हम इसको जो है फर्दर डिस्कस कर लेंगे। सर वेदांता के बारे में भी यहाँ पर कई सारे सवाल आ चुके हैं। वेदांता के भी रिजल्ट्स भी आए हैं। अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट में भी जो है हमें जंप देखने को मिला है। ओवरऑल कंपनी के बारे में आप क्या सलाह रहेगी और क्या वेदांता में पोज़ीशन को ऐड करके चल सकते हैं? देखिए, वेदांता का तो आज रिकॉर्ड डेट है। आई थिंक ऑलरेडी एक स्पेशल सेशन हुआ था 9:15 टू 9:45 और जो अ, बैलेंस वाली कंपनी है, जो बेसिकली 5 कंपनीज़ है, लेकिन जो रेसिडुअल बिज़नेस है, उसकी वैल्यू मुझे लगता है शुरुआत के मॉर्निंग के सेशन में करीबन ₹275-280 था। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये बिज़नेस बहुत स्टेबल बिज़नेस रहेगा क्योंकि इसमें कॉपर हुँ, आएगा ज़िंक आएगा हुँ, और रही बात दूसरी बिज़नेसेस की, जब ये लिस्ट हो गए तभी जो ऑयल का बिज़नेस है और एल्यूमीनियम का बिज़नेस है, वहाँ पे निवेश के अच्छे मौके बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, जब वो पाँचों कंपनीज़ लिस्ट हो गए तभी आपको प्राइसेज़ में देखने को मिलेगा। लेकिन एल्यूमीनियम और ऑयल काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और जो रेसिडुअल बिज़नेस है, वो भी अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में ज़रूर आप ऐड कर सकते हो। लेकिन वही कहूँगा कि टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदिए क्योंकि आज मेरे ख्याल से फर्स्ट प्राइस डिस्कवरी हो गई है, तो उसको हुँ। सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
चलिए ठीक है, तो ये सलाह आप देख कर के चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सर बजाज फाइनेंस के बारे में भी समझना चाहेंगे। यहाँ पर भी हमने देखा इसके क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट में जो है 22% की बढ़त हमें देखने को मिली है, नेट इनकम में भी 20% का उछाल देखने को मिला है। रिजल्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं सर? नहीं, नंबर्स तो इन लाइन है। देखिए, नंबर्स में कोई खराबी नहीं है और एनबीएफसी स्पेस में बजाज फाइनेंस एक वेल एस्टैब्लिश्ड एनबीएफसी है। हुँ, इनकी एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लोन डिसबर्समेंट भी काफ़ी अच्छा है, आने वाला साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए नज़रिया थोड़ा मीडियम टर्म रखिए क्योंकि ऐसी कंपनीज़ में ऑलरेडी काफ़ी हद तक इस कंपनी की स्टोरी, इस कंपनी का विज़िबिलिटी ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे लगता है अगर आपका नज़रिया साल भर का है तो एक 15-16% की अपसाइड कंफर्टेबली पॉसिबल है। एफआईएस का फेवरेट स्टॉक है, काफ़ी लोगों ने बहुत पहले लिया है, तो मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए डेफ़िनेटली एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, बट नज़रिया कम से कम 12-15 महीने का रखें। चलिए ठीक है, तो आपका टाइम होराइज़न जो है वो थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप इस काउंटर को देख कर के चल सकते हैं। नेक्स्ट सर यहाँ पर हम फोर्स मोटर्स के बारे में भी बातचीत करना चाहेंगे। नेट प्रॉफिट में जो है काफ़ी अच्छा खासा डिक्लाइन यहाँ पर हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू में कुछ एक स्लाइट अपसाइड हमें देखने को मिला है 8.2% का। यहाँ पर देखिए उसके बाद में 4.25% की गिरावट हमें इस काउंटर में देखने को मिल रही है। क्या किया जाए सर फोर्स मोटर्स में? देखिए, मुझे लगता है कि फ़ोर्स मोटर के नंबर्स जो है ना, वो थोड़े से नेगेटिव आ गए हैं, 40% का हुँ, डिग्रोथ आया है। लेकिन हमने देखा कि देखिए 8% के रेवेन्यू ग्रोथ पे कामकाजी मुनाफ़ा 25% बढ़ा है। तो मुझे लगता है हुँ, कि देखिए कहीं न कहीं मार्केट थोड़ा-सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देख के डिसअपॉइंटेड है, उसीलिए शेयर थोड़ा हुँ, नीचे चल रहा है। बट शेयर छोटे समय में काफ़ी भाग भी चुका था, तो ये जो मुनाफ़ा वसूली है शायद 1-2 दिन और चलेगी। इसके बाद कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, कमेंट्री आएगी, उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का आउटलुक मैनेजमेंट शेयर करता है। बट मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग की गुंजाइश अभी नहीं है, थोड़ा-सा टाइम वेट करिए। जिनके पास है वो होल्ड करें। मुझे लगता है कि देखिए अगर ये 1 क्वार्टर ऐसा है जहाँ पे प्रॉफिट वन ऑफ से गिरा है, बट अगर आने वाला साल अगर अच्छा रहता है, तो इसमें ज़रूर एक वापस री-रेटिंग आएगी। तो होल्ड की राय है, बट फ्रेश बाइंग नॉट एडवाइस्ड। चलिए ठीक है, तो अगर आपकी पोज़ीशन है तो होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पे प्रतीक मेहता जी का सवाल आया है सर इटर्नल को लेकर के। रिज़ल्ट्स तो इन्होंने बेहतर रिपोर्ट किए हैं सर, लेकिन इस काउंटर ने काफ़ी करेक्शन दिखाया है। पिछले 1 महीने में ही हमने देखा कि काफ़ी हालत खराब इसमें देखने को मिली है। अभी भी निराश करेगा ये काउंटर? देखिए नंबर्स जो आ गए वो उम्मीद से काफ़ी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि सारे डिविजन्स इनके काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिखा चुके हैं और हुँ, नॉर्मल जो होता है कि रिज़ल्ट्स के बाद जो बिकवाली आती है कि सेल ऑन न्यूज़ जैसा मामला है, तो मेरे ख्याल से हुँ, रिज़ल्ट्स के पहले ही स्टॉक काफ़ी चला था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जिनका नज़रिया शॉर्ट टर्म है वो अवॉइड करें क्योंकि ट्रेंड तो नेगेटिव है शॉर्ट टर्म में, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कि आपको अगर खरीदना है, कम से कम डेढ़ 2 साल का टाइम फ्रेम आप रख सकते हो। तो डेफ़िनेटली आप थोड़ा-थोड़ा एक्यूमुलेट करिए क्योंकि जो ब्लिंकिट का बिज़नेस है, जो हाइपर का हुँ, बिज़नेस है, वो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो किया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लॉन्ग टर्म में पॉज़िटिव व्यू है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे शुभांकर जी हैं, कह रहे हैं कि सर एचडीएफसी में इन्होंने 800 में बाय किया था, अभी जो है 20,000 के लॉस में चल रहे हैं, तो अभी भी एचडीएफसी में अपनी पोज़ीशन को होल्ड करके चलना है या फिर सेल कर दें? देखिए, एचडीएफसी बैंक में आपका नज़रिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म होगा तो ही आप इसमें पैसा बनाओगे क्योंकि रिज़ल्ट्स के बाद भी मार्केट को कोई हुँ, ज़्यादा उत्साह या ज़्यादा ग्रोथ का नंबर दिखाई नहीं दिया और हमने देखा है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू के बाद तो और थोड़ी पिटाई स्टॉक में हुई थी। तो मुझे लगता है कि नज़रिया आपका एकदम शॉर्ट टर्म है, तो आप निकल जाइए दूसरे बैंक से जैसे मैं कहूँगा आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, सरकारी में हुँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। बट आपका हुँ। नज़रिया अगर डेढ़ 2 साल है, तो ही आप एचडीएफसी बैंक में पैसा बना सकते हो। तो वो बात ध्यान में रखिए कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर से ये स्टॉक इमीडिएटली चलेगा ऐसा लगता नहीं। चलिए ठीक है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर आपका पर्सपेक्टिव है, तो आप इसे देख कर के चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिद्धार्थ शर्मा जी का सवाल आया है सर आयशा मोटर्स में क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? ये ज़रूर देखिए ऑटो सेक्टर में आइशर मोटर्स का जो पोर्टफ़ोलियो है, रॉयल एनफ़ील्ड ये बाइक्स बनाते हैं, प्लस कमर्शियल व्हीकल्स ट्रक्स बनाते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इन्होंने नई मोटरसाइकिल बाइक भी लॉन्च कर दी है, तो इसका भी असर जी। आपको वॉल्यूम से अगले साल दिख सकता है। तो आई थिंक डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि नज़रिया थोड़ा-सा मीडियम टर्म रखिए और टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदिए, क्योंकि देखिए ऐसे बाज़ार में आपको सारे स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेंड में ही दिखाई देंगे। लेकिन नज़रिया हुँ, अगर आपका कम से कम साल भर का है, तो एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-थोड़ा निवेश करिए, 20-25% अभी लगाइए, बैलेंस क्वांटिटी मार्केट का व्यू और मार्केट की
सिचुएशन देख के आप और एक्सपोज़र ऐड कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो आगे के लिए काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन मिलते हुए नज़र आ रहे हैं इस काउंटर से, तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी मैनेज करके चलिए। आगे इनको एक और सवाल है सर केनरा बैंक को लेकर के, क्या इसमें एंट्री लेवल्स बन रहे हैं? 133 पर इसको ऐड करें या फिर अभी वेट करें? नहीं देखिए, हमको तो ये बैंक काफ़ी पसंद है क्योंकि लार्ज बैंक है, इनकी जो सब्सिडियरी है कैन फिन होम्स, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा नंबर दिखाया है। करीबन बुक वैल्यू 120-25 रुपया है, तो देखिए प्राइस टू बुक भी ये शेयर काफ़ी सस्ता है। बट मेरे ख्याल से देखिए ये शेयर अगर आप खरीदते हो या इन्वेस्टर इसमें पोज़ीशन लेता है, तो टाइम फ्रेम लंबा रखिए क्योंकि ऐसे शेयर्स में क्या होता है कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक बढ़ेगा नहीं। अभी जिस प्रकार से क्रूड की कीमतें बढ़ी है, लोगों का मानना है कि अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है, वो काफ़ी बैंकों को एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तकलीफ दे सकता है क्योंकि क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो एसेट क्वालिटी या इन कंपनीज़ के जो कस्टमर्स हैं बैंकों के, वहाँ पे हुँ। दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अंडर परफ़ॉर्म करे, बट लॉन्गर टर्म में ज़रूर अच्छा पैसा बनेगा। तो निवेश थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम के लिए करें, तो ही इसमें पैसा बनेगा। चलिए ठीक है, तो अपना टाइम होराइज़न अगर लंबा रख रहे हैं आप, तो यहाँ पर पैसा बनते हुए आप देख पाएँगे। आगे जो है सर कुछ कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स भी जो हैं वो बेनाइन हैं, एचयूएल के भी रिज़ल्ट्स आने वाले हैं और इस काउंटर की अगर बात करें अभी तो 23 102 पर जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, आधे % की गिरावट है। कंपनी को लेकर के आपका क्या नज़रिया है सर, फंडामेंटली कैसी दिखती है? कौन-सी एचयूएल के लिए? जी, जी, जी। देखिए, एचयूएल का तो मुझे लगता है कि जो भी नंबर आएगा मार्केट मैनेजमेंट से ये जानना चाहेगा कि इस बार बारिश वीक आने वाली है और रूरल हुँ, इंडिया डिमांड लीवर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो अप्रैल टू जून का क्वार्टर रहेगा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। कहीं न कहीं मार्केट अनुमान लगा रहा है कि अगर बारिश अच्छी नहीं होती, तो उसका इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू और इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर कैसा आएगा। तो मुझे लगता है कि हुँ, जिनके पास है वो होल्ड करें, फ्रेश बाइंग की गुंजाइश अभी इमीडिएटली ना करें क्योंकि देखिए बारिश अगर नेगेटिव सरप्राइज़ देता है, तो लीवर के हुँ। लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। वैसे तो स्टॉक फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ही चल रहा है, लेकिन अगर हुँ, बारिश खराब होती है तो नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स में थोड़े से दबाव में आ सकते हैं। तो होल्ड की राय, फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए। चलिए पोज़ीशन को होल्ड करके चल सकते हैं, नई एंट्री करने को लेकर थोड़ा-सा अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन इस पर आपका नज़रिया जानना चाहेंगे सर। 1347 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है, 5% की गिरावट है, 1 महीने में चला भी अच्छा खासा है, तो ये ट्रेंड फ़ॉलो करेगा सर या अभी जो है अभी थोड़ा-सा अ, और गिरावट हमें देखने को मिलेगी? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूली आना नॉर्मल है क्योंकि स्टॉक रिज़ल्ट्स के पहले काफ़ी भाग चुका था। लेकिन जी। नंबर्स अच्छे हैं, मेरे ख़्याल से नेक्स्ट ईयर की भी ट्रैजेक्टरी काफ़ी अच्छी आने की उम्मीद है और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी थी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपका अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो डेफ़िनेटली आपको इसमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मोमेंटम अभी नेगेटिव है। बट अगर आपका पोज़िशनल या मीडियम टर्म व्यू है तो डेफ़िनेटली यू कैन स्टे इन्वेस्टेड मेरे ख़्याल से खरीदने के मौके थोड़े निचले लेवल पे आते हैं, तो बन सकते हैं। ओके। अडानी पोर्ट्स के भी रिज़ल्ट आने हैं सर, इसमें भी हम जानना चाहेंगे कि क्या किया जाए? 16-15 पर ट्रेड हो रहा है और आज 2.5% से ज़्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। देखिए, बाज़ार में अडानी ग्रुप के जो कंपनीज़ के हैं शेयर होते हैं ना, वो मार्केट से बहुत अफ़ेक्टेड होते हैं। जभी भी मार्केट गिरता है, तब ये काफ़ी तेज़ी से गिरते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, आज बाज़ार खराब है, तो आपको एक ऑल राउंड सेल ऑफ दिख रहा है, लेकिन कल हम अडानी पावर के नंबर भी देख रहे थे। बहुत ही बढ़िया नंबर कंपनी ने डिक्लेयर हुँ, किए। तो अडानी जी। पोर्ट्स की भी बात करूँ, तो नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आएँगे, लेकिन इस स्पेस में हम यही कहेंगे कि अगर आपका नज़रिया मीडियम लॉन्ग टर्म है, तो ही अडानी पोर्ट्स में निवेश करने का मौका है क्योंकि देखिए अभी शॉर्ट टर्म में तो ऑलरेडी काफ़ी ट्रिगर्स स्टॉक में प्ले आउट हो चुके हैं। तो हुँ, जिनके पास है वो होल्ड करें, रिजल्ट्स आने दीजिए, उसके बाद एक फ्रेश रिव्यू हम लेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर रिज़ल्ट्स के बाद आप इससे बिल्कुल वॉच करके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम बात करेंगे सर बालू फोर्ज के बारे में। कृष्णा जी का सवाल आया है, जानना चाह रहे हैं बालू फोर्ज पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, अगर ये काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो क्रैंकशाफ्ट्स बनाती है। अभी इन्होंने हुँ, हाल ही में एक्सपेंशन भी किया है, काफ़ी बड़े अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर्स अभी इनका प्रेफ़रेंशियल इश्यू हो गया था, वहाँ पे इन कंपनी में इन्होंने निवेश किया है। तो देखिए मीडियम लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं। मुझे लगता है हुँ। आपका कम से कम 6-12 महीने का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आप निवेशित रहो, कंपनी अच्छी है, लेकिन री-रेटिंग के लिए आपको थोड़ा-सा समय यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा।
चलिए ठीक है, तो 6 टू 12 मंथ्स के नज़रिए से आप इसे देख कर के चल सकते हैं। आगे की चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे कि लॉन्ग वीकेंड से पहले बाज़ार में आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? प्रॉफ़िट बुक करके निकलने के बारे में सोचेंगे, हेज करके पोज़ीशन रखेंगे या फिर फ्रेश बाइंग करेंगे या मार्केट से दूर रहेंगे? 4 विकल्प थे जिसमें सबसे ज़्यादा लोग चुन रहे हैं कि प्रॉफ़िट बुक करना ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि मार्केट से दूरी बेहतर है। 17% वोटिंग और 17% सिमिलर वोटिंग जो है वो पोजीशन को हेज करने और फ्रेश बाइंग की तरफ। अविनाश सर आपके पास आएँगे इस रिजल्ट के साथ में। आप कैसे देख रहे हैं सर लॉन्ग वीकेंड में क्या स्ट्रैटेजी इन चारों में से बेहतर है? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि कोई जल्दबाज़ी करनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि मौके आपको जी। बाद में निचले लेवल पे और भी मिलेंगे। तो जो हुँ। मुनाफ़ा बना है वो बुक कर लीजिए और जिन्होंने कुछ एंट्री की नहीं है, वो थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। मेरे ख़्याल से नेक्स्ट वीक बहुत क्रूशियल रहने वाला है। और वो अगर मान के चलिए अगर कोई वॉर की सॉल्यूशन आती नहीं है, तो मार्केट शायद और थोड़ा नीचे के लेवल छू सकता है। तो आई थिंक अवॉइडेबल है, फ्रेश बाइंग तो करना नहीं हुँ। चाहिए। फ्रेश बाइंग तो नहीं करनी है और थोड़ा-सा वेट करके चलें करंट मार्केट में। थैंक यू सो मच अविनाश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर रहेगा? नहीं कोई जो भी स्टॉक्स आज हमने आपके शो पे बताए, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने वही स्टॉक्स बताए। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोज़ीशन नहीं है। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच अविनाश सर थैंक अपना यू। समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए